से भरा पड़ा था वो गांव। उस गांव में एक खोया हुआ आदमी आता है जो फटेहाल है, जिसके कपड़े फटे हुए, पागल सा दिखने वाला एक आदमी होता है जो अपने नाम, धर्म, जाति, उसको कुछ भी मालूम नहीं है। उसका नाम भी मालूम नहीं, उसकी जाति भी मालूम नहीं, उसका धर्म भी मालूम नहीं, कुछ मालूम नहीं उसको। वो व्यक्ति गांव के सभी जाति धर्मों के लोगों को आपस में मिलजुल कर प्रेम भाव से, भाईचारे से रहना सिखाता है। शोषण मुक्त समाज की रचना को वो पुनर्स्थापित करता है। शोषण मुक्त यानी क्या? जुल्म करने वाला, जुल्म सहने वाला, इस तरह का जो समाज रचना होती है, इसको उसने वहां पे हटा दिए। वापस सब प्यार से मिलजुल कर रहने का काम करने वाले, उसने इस तरह की शोषण मुक्त समाज को पुनर्स्थापित किया। वापस सबको सम्मान देने वाली, सबको इज्जत देने वाली समाज रचना को उसने पुनर्स्थापित किया। वहां पे फिर से उसने फैलाया, उसको फुलाया। यहाँ पर फलना फूलना, समाज के ताल्लुक से जो फलना फूलना हमको यहाँ पे दिखाया जा रहा कहानी के माध्यम से, हमको खेती बाड़ी के अंदर, खेती बाड़ी के साथ साथ समाज के व्यतिरिक्त जीवन में जो अन्य सजीव घटक है, जिसके अंदर जानवर है, चरिंदे है, परिंदे, कीड़े मकोड़े, इन सब के अंदर जो परिवर्तन आया, उस परिवर्तन को इस पाठ के अंदर दर्शाने का काम सुशांत सुप्रिय जी ने किया हुआ है। वो यहाँ इस सबक के अंदर सुशांत सुप्रिय जी ने खोए हुए आदमी के माध्यम से लोगों को अपनी ऊर्जा को नकारात्मक कामों में लगाने की बजाय सकारात्मक कामों में लगाकर रचनात्मक और उत्कृष्ट कार्यों में किस तरह से अपनी ऊर्जा को, अपनी ताकत को, अपने वक्त को, अपनी सोच को, अपने नजरिए को लगाकर अपनी प्रगति करे, अपनी उन्नति करे, साथ ही अपने समाज की, अपने गांव की किस तरह से प्रगति करे, उन्नति करे, इसकी सीख इस सबक के अंदर दी है। इस गांव में खोए हुए आदमी के आ जाने के कारण उस गांव के अंदर लोगों में एक नया उत्साह और जोश आ जाता है, जिसके कारण उनके दिल से जाति पाति और धार्मिक कट्टरता की भावनाएं नष्ट हो जाती, समाप्त हो जाती है। वहां पर सिर्फ और सिर्फ मानवतावादी गुणों को ही उजागर किया जाता है, दर्शाया जाता है, बताया जाता है। साथ ही साथ व्यक्ति के परिपूर्ण विचार सरणी को धर्म निरपेक्ष, जाति निरपेक्ष, लिंग पंथ भेद निरपेक्ष समाज रचना को पुनर्स्थापित करने में व्यक्ति के योगदान को इस पाठ के अंदर दर्शाने का प्रयास सुशांत सुप्रिय जी ने किया हुआ है। इस पाठ का अध्यापन, क्योंकि ये एक वर्णनात्मक कहानी है, वर्णनात्मक कहानी होने के कारण इसमें हम लोगों को इसको पहले पूरे तौर पे सबक को पढ़ना होगा, इस कहानी को पढ़ना होगा। इसको मैं एक मोटे तौर पे इसका मॉरल आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा। तो इस कहानी के अंदर क्या है, इसको पढ़कर ही हम कुछ उसको समझ सकते हैं क्या बताया गया है। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। देखिए पेज नंबर 3 पर खोया हुआ आदमी यानी इसके मुराद क्या? खोया हुआ, पागल सा, अपने आप में खोया हुआ, ना उसको किसी गांव से लेना देना है, ना किसी जाति से, ना किसी धर्म से, ना किसी परिवार से, ना किसी समाज से, ना किसी गली मोहल्ले से, ना उसको भूख ना प्यास, किसी चीज से कुछ लेना देना। अपने आप में वो दीवाना है, मजनू है, उसको किसी से कुछ लेना देना है, सब कुछ भूला था। उसको कहा जाएगा खोया हुआ आदमी, है ना। आमतौर पे हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं, का खोए हुए वो वाला खोया हुआ नहीं है, क्योंकि मैं के बाद में अपनी असल पोजीशन में आ जाता है, बराबर है, असल हालात में आ जाता है। लेकिन जो पागल सा खोया, किसी मकसद को लेकर जो खो चुका है, या जिसको कहेंगे हम लोग जो बिल्कुल एक दीवानगी की हद जिसने पार कर दिए, वो खोया हुआ आदमी अलग होता है। सुशांत सुप्रिय जी, देखिए परिचय, उनका जन्म 1968 पटना बिहार में हुआ। परिचय, रचना धर्मिता सुशांत सुपुरी जी के जीवन का अभिन्न अंग है। आपकी रचना जीवन की सच्चाई और विडंबनाओं को सीधे सीधे साक्षात्कार करवाती है। आपने हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी और पंजाबी में भी लेखन कार्य किया है। आपकी लगभग 500 रचनाएं विविध प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई है। प्रमुख कृतियां, एक बूंद यह भी कविता संग्रह, हत्यारे तथा हे राम कथा संग्रह, इन गांधी जी कंट्री अंग्रेजी कविता संग्रह आदि। उसका ये प्रकाशित, उनकी जो किताबें पब्लिश हुई, किताबों का नाम यहाँ पर दिया हो, किताबों के नाम यहाँ पर दिए हुए। गद्य संबंधी,
प्रस्तुत वर्णनात्मक कहानी खोया हुआ आदमी के माध्यम से लेखक ने समाज में व्याप्त ऊंच नीच, अमीर गरीब, जाति पाति आदि कुरीतियों को भुला देने के लिए प्रेरित किया है। इस कहानी से यह ज्ञात होता है कि अपने अच्छे कार्यों से कोई भी आदमी, पशु पक्षी, मानव सबसे आदर प्राप्त कर सकता है। यहाँ लेखक ने सभी को सौहार्द से रहने की सीख प्रदान की है और लोगों को अपनी ऊर्जा सकारात्मक कामों में लगाने के लिए कहा है। अपनी ऊर्जा यानी अपनी ताकत, अपने वक्त को अच्छे कामों में खर्च करने के लिए यहाँ पे कहा गया है। देखिए, मैं कहानी पढ़ रहा हूँ, सबकी नजरें जो है किताब के अंदर रहेगी, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, पेंसिल रखिएगा। जिस अल्फाज का मतलब आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, आप उसको अंडरलाइन कीजिए। जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तो उस वक्त आप उसका मतलब उससे पूछ सकते हैं। ये चीज को आप लोग ध्यान में रखिए। देखिए, स्पीड से हम लोगों का सिलेबस जा रहा है। इंशाल्लाह आज ये दूसरा चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा, फिर तीसरा और फिर चौथा, मराठी के 4 चैप्टर फिर आपका यूनिट टेस्ट होगा। बराए मेहरबानी जो बच्चे एब्सेंट रह रहे हैं उनको ताकीद करो, उनसे रिक्वेस्ट करो कि ऑनलाइन लेक्चर के बहुत रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, वो एब्सेंट बिल्कुल ना रहे, है ना। नौशाद वेलकम, नौशाद का इस्तकबाल है आज पहली बार। 9वीं जमात में तो आए नहीं था ऑनलाइन लेक्चर में, 10वीं में फर्स्ट लेक्चर अटेंड कर रहे हैं। इनका इस्तकबाल करो तालियां बजाकर, सब लोग ताली बजाओ। पढ़ रहा हूँ, ध्यान दीजिए कहानी की तरफ। पेंसिल हाथ में रखिए, जब कोई अल्फाज आपको मतलब समझ में आएगा उसको फौरन अंडरलाइन कर देना, बाद में एक्सप्लेन करते वक्त मुझसे पूछिए। खोया हुआ आदमी। कई वर्षों की बात है, एक पुराना गांव था। एक आदमी न जाने कहां से भटकता हुआ दूर दराज से उस गांव में आ पहुंचा। गांव के कुत्तों ने जब कीचड़ों में लिपटे उस अजीब आदमी को देखा तो उन्हें वो कुछ पागल लगा। वे उस पे बेतहाशा भौंकने लगे। गांव के बच्चे खेल रहे थे। कुत्तों की देखा देखी गांव के बच्चे भी पूरी दोपहर उसे छेड़ते और तंग करते रहे। आश्चर्य की बात यह थी कि वह आदमी उन बच्चों को कुछ बोल नहीं रहा था। संयोग से किसी भले आदमी ने गांव के बच्चों को उस पर पत्थर फेंकते हुए देख लिया। जब वो भला आदमी उस आदमी के करीब गया तो उसके चेहरे पे मौजूद खोएपन के भाव के बावजूद उसे उसमें गरिमा के चिन्ह दिखे। ये आदमी पागल नहीं हो सकता, उसने सोचा। गांव के उस आंगू तक भले व्यक्ति ने उस आदमी से उसका नाम पता पूछा, पर वो कोई उत्तर नहीं दे सका। वो केवल इतना बोल पाया, शायद मैं खो गया हूँ। ये सुनते ही गांव के उस भले व्यक्ति ने निश्चय किया कि वे सब उसे खोया हुआ आदमी कहकर बुलाए। खोया हुआ आदमी कितना खोया था, इतना खोया था कि उसकी पूरी स्मृति का लोप हो चुका था। उसके जहन में उसका नाम और पता पूरी तरह खो चुके थे। न उसे अपनी जाति पता थी, न अपना धर्म, लेकिन अपने खोएपन में भी उसमें परिचित जैसा कुछ था तो उसे अपना सा बना रहा था। लिहाजा जब उसे गांव के अन्य लोगों के पास ले जाया गया तो उसे देखते एक स्वर में बोल उठे, अरे ये खोया हुआ आदमी तो बेहद अपना सा लग रहा है। उन्होंने उसे अपने गांव में ही रख लेने का फैसला किया। वो आदमी भी उस गांव में रहने के लिए तैयार हो गया। खोए हुए आदमी की आवाज बहुत मधुर थी। कभी कभी वो अपनी सुरीली आवाज में कोई पुराना गीत गाता था। उस गांव की गाय भैंसे उसके गीत की स्वर लहरियों में मंत्रमुग्ध होकर ज्यादा दूध देने लगती। गांव के बच्चे उसका गीत सुनकर उसकी ओर खींचे चले जाते। गांव के बड़े बुजुर्गों को भी उसके गीत उनकी युवावस्था के सुंदर अतीत की याद दिलाते। गांव के लोगों ने पाया कि जब से वो खोया हुआ आदमी वहां आया था, गांव के फूल और सुंदर दिखने लगे थे। गांव की तितलियां ज्यादा मोहक लगने लगी थी। गांव के जुगनू ज्यादा रोशन लगने लगे थे। गांव के बच्चे भी अब ज्यादा खुश रहने लगे थे, क्योंकि बच्चों को वो सम्मोहित कर देने वाले कमाल के गीत सुनाता था। गांव के कुत्ते अब उसके सगे हो गए थे। वे उसके आसपास ऐसे चलते थे जैसे उसे गॉड ऑफ ऑनर दे रहे हो। उन्हीं दिनों गांव के एक वृद्धा को सपना आया कि वो खोया हुआ आदमी दरअसल उसका ही बेटा था जो बचपन में कहीं खो गया था। वो एक गरीब स्त्री थी जो घास काटकर उपले थापकर और पेड़ पौधों की लकड़ियां इकट्ठा कर अपना जीवन चलाती थी। उसने खोए हुए आदमी को अपने सपने के बारे में बताया। खोए हुए आदमी ने खुशी खुशी उस वृद्धा को अपनी माँ मान लिया और उसके साथ रहने लगा। खोए हुए आदमी ने अपनी माँ की इतनी सेवा की कि वृद्धा को लगा तो उसका जीवन धन्य हो गया। धीरे धीरे गाँव वालों को खोए हुए आदमी के कई गुणों के बारे में पता चलने लगा। वो पशु पक्षियों से बातें करता प्रतीत होता। लगता था जैसे वो पशु पक्षियों की भाषा जानता हो। वो आंधी तूफान चक्रवात आने से पहले वो आंधी तूफान चक्रवात आने
चक्रवात आने, ओले पड़ने या टिड्डियों के हमले के बारे में गांव वालों को पहले ही आगाह कर देता था। उसकी भविष्यवाणी के कारण गांव वाले मुसीबत से बच जाते थे। जब एक बार गांव में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई तो खोए हुए आदमी ने आकाश की ओर देखकर न जाने किस भाषा में किस देवता से प्रार्थना की। कुछ ही समय बाद गांव में मूसलाधार बारिश होने लगी। सूखी प्यासी मिट्टी तृप्त हो गई। बच्चे बड़े सभी इस झमाझम बारिश में भीगने का भरपूर आनंद लेने लगे। उस दिन से खोया हुआ आदमी गांव में सबका चेता हो गया। गांव के किनारे कुछ घर दलितों के थे और कुछ मुसलमानों के। गांव की कुछ जाति के लोग उनसे अलग रहते थे। खोए आदमी ने दलितों और मुसलमानों से भी मित्रता कर दी। वो दैनिक कामों में उनकी मदद कर देता, उनके कर्तव्य समझाता, उन्हें उनके अधिकारों के बारे में बताता। देखते ही देखते गांव के दलित अपने हक की मांग करने लगे। उधर गांव के बड़े बूढ़ों पर भी खोए हुए आदमी को समझाने का असर हुआ। धीरे धीरे दलितों का शोषण बंद हो गया। आपसी भाईचारा बढ़ने लगा। गांव के सभी जाति धर्म के लोग, हिंदू और मुसलमान, मिलजुल कर ईद और होली दिवाली मनाने लगे। इस तरह गांव में सांप्रदायिकता और जातिवाद को दूर करने में खोए हुए आदमी की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सभी प्रकार के झगड़े टंटे समाप्त हो गए। यदि कोई विवाद होता भी तो बैठकर वे आपस में निपटा लेते। उसके आने से गांव में एक और बदलाव आया। पहले गांव में स्त्रियों की दशा ठीक नहीं थी। खोए हुए आदमी ने स्त्रियों को अपने अधिकारों के बारे में अधिकारों अधिकारों के लिए लड़ना सिखाया। गांव की सभी स्त्रियां पुरुषों की जातियों के खिलाफ एकजुट हो गई। खोए हुए आदमी के समझाने का असर भी हुआ। धीरे धीरे स्त्रियों के विरुद्ध अत्याचार समाप्त हो गए। उन्हें भी सम्मान मिलने लगा। वे भी बड़ों की बातों को महत्व देने लगे। इस गांव से करीब कस्बे की दूरी दो तीन इस गांव से करीबी कस्बे की दूरी 3 दिन की थी। गांव में खेती की जमीन से थी, पर कभी अच्छा बीज नहीं मिलता था तो कभी खाद नहीं मिलता था। कोई आदमी ने गांव वालों को प्रेरित किया और गांव में ही एक अच्छे बीज और जैविक खाद की दुकान खोल ली। वो खुद लोगों के खेत में मेहनत करता, खेती बाड़ी में उनकी मदद करता। गांव वाले भी खूब परिश्रम करने लगे। उसकी मदद गांव वालों के लिए खुशहाली ले आई। गांव का तालाब मछलियों से भर गया। गांव के पेड़ पौधों से लद गए। खेतों में फसलें लहलहाने लगी। मौसम अच्छा बना रहा। गांव वालों में सबका श्रेय कोई आदमी को दे दिया। उन्हें लगा जैसे उसकी उपस्थिति में बरकत थी। धीरे धीरे वो पूरे इलाके में लोकप्रिय हो गया। पड़ोस के अन्य गाँव के लोग भी उसके प्रशंसक बन गए। शुरू में कुछ लोग उसे प्रश्नवाचक मुकाबले से देखते थे, पर खोया हुआ आदमी का चेहरा इतना विश्वसनीय और उसका व्यवहार इतना सरल और सहज था कि धीरे धीरे उसके आलोचक भी उसके प्रशंसकों में बदल गए। लोगों को लगता था कि उसके पास कोई जादुई शक्ति है जिससे वो आसानी से समस्याओं का हल ढूंढ लेता है। हालांकि कोई आदमी ने हमेशा इस बात का खंडन किया। वो हर सफलता को गाँव वालों के कठिन परिश्रम का परिणाम बताता था। वो लोगों से कहता, आप सबके पास भी वही शक्तियां है। खुद को पहचानो, अपनी ऊर्जा रचनात्मक और सकारात्मक कामों में लगाओ, जुड़ो और जोड़ो। इस तरह खोए हुए आदमी ने इलाके के लोगों में नया विश्वास भर दिया। लोगों में नया जोश, नया उत्साह आ गया। पर अंत में वो दिन भी आ पहुंचा। एक रात मौसम बेहद खराब हो गया। बादलों की भीषण गड़गड़ाहट के साथ आकाश में बिजली कड़कने लगी। तभी कई सूर्यों की चौंधिया देने वाली प्रकाश ने रात में दिन का भ्रम उत्पन्न कर दिया। फिर वज्रपात यानी बिजली गिरना। वज्रपात यानी बिजली कड़कना या बिजली गिरना। वज्रपात जैसी भयावह गड़गड़ाहट के साथ गांव में कई बिजली गिरी। लोग अपनी सांसों को दुखी के बीच अपने घरों में दुखते हुए थे। सारी रात मौसम बोराया रहा। बोराया यानी क्या? पागल। बोराया यानी पागल रहा। बोराया यानी पागल होना। लोगों का कहना था कि उस रात गंधक की तेज गंध पूरे गांव में फैल गई थी और मकानों की खिड़कियां दरवाजों की झिर्रियों में से घुसकर ये सभी घरों में समा गई थी। बाद में पता चला कि शहर के कारखानों में गैस रिसाव एवं विस्फोट का दुष्परिणाम था। सुबह जब मौसम साफ हुआ तब गाँव वालों ने पाया कि वो खोया हुआ आदमी अब उनके बीच नहीं था। वो गायब हो चुका था। गाँव वालों ने उसे बहुत ढूंढा पर उसका कोई पता नहीं चला। न जाने उसे जमीन निकल गई थी या आसमान खा गया था। उसकी तलाश में आसपास के गाँव में गए सभी लोग खाली हाथ लौट आए। गांव की गलियां उसके बिना सुनी लगने लगी। पशु पक्षी उसके बिना उदास हो गए। गांव के बच्चे उसके बिना बेचैन लगे।
गांव के कुत्तों की आंखों में आंसू थे। दुखी गांव वालों ने कोई आदमी की याद उसकी एक मूर्ति बनाकर गांव के बीचों बीच स्थापित कर दी। पंचायत की सभी बैठकें अब इस मूर्ति के आसपास हुआ करती। गांव वालों ने प्रण लिया कि वे उस खोए हुए आदमी के दिखाए मार्ग पर चलेंगे। आज भी यदि आप उस गांव में जाओगे तो आपको उस खोए हुए आदमी की वो स्थापित मूर्ति दिख जाएगी। लेकिन आपको सच्ची बात बताना तो मैं भूल ही गया। खोए हुए आदमी के गायब होने के कुछ समय बाद जब जनगणना के अधिकारी जनगणना के काम से इस गांव में पहुंचे तो किसी को भी न तो अपनी जाति याद की, न अपना धर्म याद था। धर्म और जाति के बारे में उनकी स्फूर्तियां उस खोए हुए आदमी के साथ ही जैसे सदा के लिए खो चुकी थी। काश अपने गांव शहर में हमें भी ऐसा खोया हुआ आदमी मिल जाता। पिता के नाम से संग्रह इस कहानी से इस किताब से ये कहानी ली गई है। देखिए, कहानी को पढ़ने के बाद में बहुत काफी बड़ी कहानी है, ये वर्णनात्मक कहानी। पढ़ने के बाद आप लोगों को कुछ समझ में आया? साजिद साजिद ध्यान किधर है? क्या क्या कहानी का थीम मैंने कहानी आप लोगों के सामने पढ़ी, उसके अंदर क्या आपको समझ में आया? जहन में क्या बात है बताइए। वही कौन बोलेगा? हमको अच्छी सीख देने वाले, अच्छी पहचान, अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए अच्छा तरीका बताने वाले, हमारे तरक्की के लिए काम करने वाले लोग हमारे रहनुमा हमेशा हमेशा हमारे बीच नहीं रह सकते। एक वक्त ऐसा आता है कि वो हमसे बिछड़ जाते हैं, लेकिन उनके बताए हुए रास्ते पर अगर हम लोग चलेंगे हमको कामयाबी मिलेगी। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी मुबारक हमारे सामने है। उनके बताए हुए रास्ते पे चलकर हम लोग दुनिया और आखिरत की कामयाबी पा सकते, बराबर है। तो मसला यहाँ पर एक चीज को लेकर एक बात ध्यान में रखिए कि जो हमारे रहनुमा होते हैं वो हमेशा हमेशा हमारे बीच नहीं रहता। और रही सबक की बात, इस सबक के अंदर खोया हुआ आदमी है। इस खोए हुए आदमी ने इस गांव के हालात को बदलने की कोशिश की। गांव में हालात पहले कैसे थे? मजहबी हालात थे, जाति पाति को मानने वाले, दलित मुसलमानों को अलग रखने वाले, औरतों पे जुल्म करने वाले, जाति भेद को मानने वाले, बहुत पुराने ख्यालों के बोझ रखने वाले, इस तरह के गांव के हालात थे। लेकिन खोया हुआ आदमी जब आया उसने इस हालात को धीरे धीरे तब्दील किया। औरतों को अपने हक दिलाए, दलितों मुसलमानों को उनका हक दिलाया, गांव से मिलवाया, गांव के बड़े बुजुर्ग लोगों को उनकी सोच बदलने पे मजबूर कर दिया, खेती का तरीका बदल दिया, खेती करने का तरीका जो था वो तब्दील किया। ये सारी तब्दीलियां कब आई? लोगों के अंदर बेदारी लाने का काम आने से। लोगों के बीच में बेदारी लाने का काम किया। अभी यहाँ पर जो पेज नंबर 3 के ऊपर खोए हुए आदमी के आने के बाद में क्या परिणाम हुआ कि गांव की गाय भैंसे जब गाना गाता तो ज्यादा दूध देने लगी थी। गांव के बच्चे उसके ओर खींचे चले जाते हैं। बड़े बुजुर्गों को अपनी युवावस्था की याद आने लगती है। और जब से वो खोया हुआ आदमी गांव में आया था तो गांव के फूल सुंदर दिखने लगे थे, गांव की तितलियां ज्यादा मोहक लगने लगी थी, गांव के जुगनू ज्यादा रोशन दिखने लगे थे, गांव के बच्चे ज्यादा खुश रहने लगे थे। इस तरह से तब्दीलियां गांव उस खोए हुए आदमी के आने के कारण उस गांव में हुई, लेकिन सबसे बड़ी तब्दीली जो आई वो जाति पाति कट्टरवाद को छोड़ने की, उसको दुरुस्त करने की। ये सारे धीरे धीरे गांव वालों को खोए हुए आदमी के बारे में बातों को पता चला कि वो मानो जानवरों से बात करता है, परिंदों से बात करता है। गांव पे जब भी कोई मुसीबत आने वाली होती है, तूफान, ओला वगैरह, कीड़े मकोड़ों का जो फसल के ऊपर हमला होता है, जिसको ऊपर एक जुमला इस्तेमाल किया गया है कि टिड्डियों के हमले के बारे में गाँव वालों को पहले से आगाह कर देते कि हमला होने वाला है, ऐसा होने वाला है। तो गाँव वालों को जो नुकसान होने वाला था, वो नुकसान से गाँव वाले बच जाते थे। तो इस तरह से गाँव में पूरी तरह से खुशहाली है। एक बार गाँव के अंदर जब सूखा पड़ा, बारिश नहीं हुई, तो उसने आसमान की तरफ देखकर न जाने किस जबान में बात की, क्या दुआ की, क्या किया। तो उसकी उस दुआ के बाद में वहाँ पे झमाझम बारिश हुई और गाँव में फिर से खुशहाली लौट आई। गाँव के जो पेड़ पौधे थे फलों से लग चुके थे, तालाब मछलियों से भर चुका था, हर तरफ खुशहाली थी। वहाँ पर हर तरफ क्या थी? खुशहाली थी। ऐसा ही सिलसिला चल रहा था।
देखो अच्छे काम करने वालों के कुछ पहले कुछ मुखालिफ लोग भी होते हैं, उसी तरह से खोए हुए आदमी के भी कुछ मुखालिफ लोग थे जो उसकी पहले मुखालफत करते थे, उसके ऊपर शक करते थे कि कौन है कौन है कौन है, लेकिन बाद में उसके कामों को देखकर वो भी उसकी तारीफ करने लगे, वो भी उसकी तारीफ करने लगे। इस तरह से वो उस गांव का तो चहेता बन ही गया, लेकिन गांव के इर्द गिर्द के जो पड़ोस के जो गांव थे वहां का भी वो चहेता। अभी गांव से शहर की दूरी कम से कम 1 से 2 दिन की दूरी पर गांव था, शहर था। यानी शहर जाने के लिए पैदल, उस जमाने में पैदल जाना पड़ता था, तो 1 से 2 दिन का सफर तय करके बैलगाड़ी वगैरह पे जाकर शहर से खेती के लिए अच्छे बीज, खाद के सामान वगैरह लाना पड़ते थे। लेकिन खोए हुए आदमी ने गांव वालों को सुझाव दिया कि अच्छे बीज और खाद की दुकान आप गांव में ही खोल लीजिए, ताकि आपको सहूलत हो सके, आसानी हो सके। उसकी बातों को मानकर खोए हुए आदमी की बातों को मानकर गांव में और ज्यादा खुशहाली आने लगी। और गांव वाले जब उसकी तारीफ करते कि तुम्हारे आने के कारण ही गांव के अंदर ये सारी तब्दीली आई है, सारी परेशानी हमारी दूर हुई है, तो इस पर खोया हुआ आदमी कहता था कि नहीं, ये सब तुम्हारे कठिन परिश्रम का है, तुम्हारी बेतहाशा मेहनत का ये नतीजा है। क्योंकि वो बार बार ये कहता था कि तुम अपने कामों को सकारात्मक यानी पॉजिटिव पॉजिटिव कामों के अंदर अपनी मेहनत को, अपनी ताकत को खर्च करो। और साथ ही साथ वो बार बार एक जुमला कहता था कि जुड़ो और जोड़ो, जुड़ो और जोड़ो, यानी जुड़ने के लिए कह रहा था और जोड़ने के लिए कह रहा था। इस तरह का उसका स्लोगन था। उसकी इस बातों से वहां पर लोगों के बीच में एक नया विश्वास भर जाता था, लोगों के बीच में एक नया जोश आता था, नई उमंग पैदा होती थी और लोग फिर से अपने कामों की तरफ बढ़ जाते थे। लेकिन एक दिन जो देखो, जो आया है वो जाएगा, जो पाया है वो खोएगा। ये जिंदगी का एक बहुत कड़वा सच है। आखिरकार एक दिन आ ही जाता है जब खोया हुआ आदमी, खोए हुए आदमी के उस गांव से चले जाने का, उससे खोने का वक्त आता है। तो खोया हुआ आदमी जब आया था, उसने गांव में जब एंट्री की थी, तो फटा पुराने कपड़े थे। सॉरी, इसके पहले एक बात मैं आपको बताना भूल गया। गांव की एक बुढ़िया औरत को एक ख्वाब दिखता है कि उसका बेटा जो बचपन में खो गया था, उसको ख्वाब दिखता है कि उसका खोया हुआ आदमी उसका वही बेटा है। जो औरत घास काटकर, उपले थापकर अपना गुजर बसर, लकड़ियां काटकर अपना गुजर बसर करती थी, उसने अपना ये ख्वाब उस खोए हुए आदमी को बताया। तो खोए हुए आदमी ने भी उसको मान लिया कि हाँ, मैं तुम्हारा ही बेटा हूँ। और वो बुढ़िया औरत की खिदमत करने लगा, और बुढ़िया औरत को लगा कि मेरी जिंदगी आप सफल हो गई। लेकिन सर सच में नहीं रहता ना? नहीं रहता, सच में नहीं रहता है, लेकिन वो दिल जीतने के लिए आया था लोगों के। कहानी है ना ये, सच में नहीं रहता है। वो बताते हैं ख्वाब, मैंने ख्वाब देखा, एक बुढ़िया औरत थी, उसका बेटा एक बचपन में कहीं खो गया था, उसको ख्वाब दिखता है कि ये मेरा ही बेटा है। कोई भी आदमी से कहती है कि मैंने ख्वाब में देखा मेरा बेटा गुम गया था, शायद तुम वही हो। वो भी कहता है हाँ, मैं तुम्हारा ही बेटा हूँ, चलो मैं तुम्हारा बेटा हूँ, तुम मेरी माँ हो, मैं तुम्हारी खिदमत करूँ। वो उसके साथ खुशी खुशी से रहने लगता है, और बुढ़िया औरत को लगता है कि मेरी जिंदगी आप सफल की है। इस तरह की बात। अब यहाँ पे 2 कंडीशन को आप ध्यान में रखिए। खोया हुआ आदमी जब गांव में आया था, तो फटे पुराने कपड़े थे, गांव में दाखिल हो रहा था, कुत्ते उसको भौंक रहे थे, बच्चे उसको पत्थर मार रहे थे, बराबर है। ये गांव के अंदर की एंट्री थी। लेकिन वो जब गांव से गया, जाने के पहले क्या हुआ, उस रात बहुत जबरदस्त बारिश हुई। आसमान में भीषण बहुत जबरदस्त बादलों की गड़गड़ाहट होने लगी, वज्रपात यानी कहीं आसमान गिरना, सॉरी, वज्रपात यानी आसमान गिरना है, बहुत बड़ा आसमान गिरना। आसमान गिरना या बादल फटना नहीं है, कि टकरा कर बादल फटता है, या बहुत बड़ी कोई आवाज, कोई बहुत बड़ी मुसीबत जो होती है उसको बोलते हैं वज्रपात। ऐसा वज्रपात हुआ, कोई बहुत बड़ा मुसीबत, कोई बहुत बड़ा हादसा हुआ, इस तरह की आवाज हुई, और कहीं तो बिजली गिरी। उस रात मौसम जो है बोरा यानी पागल रहा। उस रात पूरी रात मौसम पागलों की तरह, आंधी तूफान, बिजली कड़कना, बेतहाशा बारिश, बिजलियां, बादलों की गड़गड़ाहट, इस तरह से मौसम उस रात बोराया रहा, पागलों की तरह मौसम तब्दील रहा पूरी तरह से। और शहर में किसी फैक्ट्री के ऊपर कोई बिजली गिरी हुई, तो उसकी जलने की जो केमिकल रिसाव की, केमिकल लीक होने की वजह से एक गंधक की तरह खुशबू, जलने वाली खुशबू उस इलाके में सैकड़ों मील के बीच में, इलाके के अंदर खुशबू फैल गई हवाओं की वजह से। तो खिड़कियों से होते हुए, दरवाजे से होते हुए लोगों को खुशबू, उस रात लोगों ने उस खुशबू को महसूस किया।
जब सुबह हुई तो लोगों ने देखा कि खोया हुआ आदमी कहीं नजर नहीं आया, और लोगों ने उसका आस पड़ोस के गाँव में खोजा, सब तरफ देखा, लेकिन खोया हुआ आदमी कहीं पर भी नजर उनको नहीं आया। सर आपका म्यूट हो गया। बाद में गाँव के बीचों बीच उन्होंने एक मूर्ति बना ली, और मूर्ति बनाने के बाद उन्होंने क्या किया मालूम? मूर्ति बनाने के बाद में उन्होंने एक काम किया कि मूर्ति बनाने के बाद उन्होंने क्या करने लगे, और वहाँ पे उनका पंचायत ग्राम पंचायत के लोग तो वहाँ पर बैठकर इंसाफ करने लगे, और इंसाफ करके वो सारे कामों को अंजाम देने लगे। और इत्तेफाक की बात, अजीब बात तो ये होगी कि वहाँ पे जब जनगणना का मर्दमशुमारी वाले जनगणना करने वाले लोग जब वहाँ पे पहुंचे, सेंसस की ड्यूटी जो करते जनगणना लोग करने वाले, मर्दमशुमारी वाले लोग जो वहाँ पर पहुंचे, उस गाँव में पहुंचे, तो उस गाँव के लोगों को खोए आदमी की तरह ना उनकी जाति पता थी, ना धर्म पता था, ना नाम ना कुछ, वो सब कुछ भूल चुके थे। वो खोए यहाँ पर कवि सॉरी लेखक जो है सुशांत जी गुजारिश कर रहे हैं कि काश हमारे गांव में भी इस तरह का कोई खोया हुआ आदमी आ जाए, हमारी जिंदगी पूरी तरह से तब्दील हो जाए। ये इस तरह का कहानी का थीम है। अब कहानी के मॉरल को इंशाल्लाह हम लोग कल समझेंगे, और कल इस सबक को फिनिश करके इस एक्टिविटी को कंप्लीट करेंगे। परसों पीर के रोज कंप्लीट करेंगे, फिर आगे का जो सबक है हमारा उसकी तरफ हम लोग इंशाल्लाह बढ़ने की कोशिश करेंगे। आया आप लोगों को ध्यान में? इसके जो अल्फाज, मुश्किल अल्फाज, उसको आप लोग कोई सबक को आप खुद भी रीड कीजिए। रीड करने के बाद में आप इंशाल्लाह मुझे बताइए, और फिर मैं आप लोगों को इस बारे में एक्सप्लेन करूँगा। ओके जी सर।